नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की मिलिट्रीज के बीच में जो डिसएंगेजमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, गोगरा हॉट स्प्रिंग पोस्ट वाले एरिया में ये लास्ट फ्रिक्शन पॉइंट था। तो ये एक सिग्नल है कि चलो अब चाइना अपनी तरफ से एंगेज करने के लिए पूरी तरह रेडी है। तो इंडिया को भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और फ्रंट पेज पे न्यूज़ भी है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पे भी जा रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे कि चाइना और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया एक थ्रेट के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहे हैं जापान के लिए, और इंडिया के लिए तो चाइना ऑलरेडी है ही थ्रेट। तो ऐसे में जापान और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है। अगर हम बात करें पिछले एक साल में, ठीक है, ज़्यादातर देखेंगे वो क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए। एक हम देखेंगे यहाँ पर कि जो नॉन बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट पे अभी गवर्नमेंट ने टैरिफ है वो 20% राइज कर दिया है, एक्सपोर्ट टैरिफ। ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या हमारे यहाँ पर अभी भी जो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी है, पर्टिकुलरली एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसमें कमियाँ हैं, वो समझेंगे। और एक इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में एक दो पॉइंट्स और ऐड होंगे, वो सबसे लास्ट में बता दूंगा। ये 4 इश्यूज हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल था इन लद्दाख। देखो, एग्रीमेंट फाइनल हुआ आर्म फोर्सेस के बीच में, एक तरफ हमारी आर्मी, दूसरी तरफ वहाँ की आर्मी चाइना की। लास्ट फ्रिक्शन पॉइंट था गोगरा हॉट स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ से भी डिसएंगेज करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, पीछे हटने की तैयारियां, 5 दिन का पूरा प्रोसेस आज कंप्लीट हो जाएगा फाइनल। अभी भी देखा जाए तो 2020 में जब से ये एग्रेशन चाइना ने दिखाया है, तब से इंडिया ने अपनी तरफ से एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की सोच ही रखी थी। ये बातें तो हमने बहुत बार सुनी थी कि 1962 वाला इंडिया नहीं है, अभी इंडिया बदल चुका है, राइट। तो ये जो फेस ऑफ है इसमें ओवरऑल 2-2.5 साल का टाइम लग गया। कोई छोटा टाइम नहीं होता, 2.5 साल तक लगातार दोनों आर्मीज आमने सामने रहे। पर दूसरी तरफ चाइना क्या देख रहा था कि ट्रेड रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके। पर हमारी तरफ से स्टेटमेंट क्या निकल के गए कि बॉर्डर डिस्प्यूट और ट्रेड रिलेशंस दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, सॉर्ट आउट करो। जो पहले स्टेटस था समर्स 2020 से पहले, उसी स्टेटस पे पहुंचो, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है, तो आप देख लो पिछले 3 दशकों में, 30 सालों से एक कहते हैं ना कि फ्रंटियर मोर और लेस स्टेबल था, पर वहां पर चाइना की तरफ से एग्रेशन दिखाए गए 2013 में, 2014, 2017 और 2020। इन तीनों में चाइना अपनी तरफ से अपनी दादागिरी लगाने की पूरी कोशिश करता रहा। पर वही चीज़ है कि बॉर्डर और बायलैटरल रिलेशंस दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेगी। अच्छा, कोई ब्लड शेडिंग की बात करें, एक दूसरे के ऊपर देखो कि लड़ाई हो, क्लैश हो कोई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के 50 साल पहले की बात करें अराउंड, ठीक है, 50 साल 1967 के लगभग क्लैशिंग हुई थी ज़बरदस्त। ठीक है, उसमें इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था 1962 वॉर का। बाय द वे, पॉइंट हमारा ये है कि पिछले 50 सालों से जो शांति बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं इस गलवान में, आपको पता है, वो क्लैश हुआ था जिसमें हमारे 20 के लगभग फौजी शहीद हो गए थे, हमारे सोल्जर्स। और उधर भी फिर रिपोर्ट निकल के आई थी 80 के लगभग उधर के जवानों को भी हमारे फौजियों ने मार दिया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बायलैटरल रिलेशन को बहुत हद तक झटका पहुंचा था इस गलवान क्लैश के बाद में, राइट। अब आप देखो कि चाइना के अगेंस्ट में इकोनॉमिक मेजर्स इंडिया ने लिए, जैसे चाइना से आने वाले जो भी प्रोडक्ट है उन पे टैरिफ राइज करना, इसके अलावा चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करना, बहुत सारा काम किया। ओके, और दूसरी तरफ चाइना ने जितना अपना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया ना, उसी के इक्वलेंट या उससे ज़्यादा लगभग हमने हमारा डिप्लॉयमेंट इंश्योर कर दिया। मतलब उन्होंने 50,000 सैनिक लगाए तो हमने भी 50,000 लगा दिए कि लड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लड़ना तो है, क्योंकि चाइना की तरफ भपकिया देता रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने अपनी जो स्ट्रॉन्गमैनशिप है वो शो की। इसके अलावा देखा जाए तो अब की परिस्थितियाँ ये है कि इंडिया ने साफ साफ यही बोला कि बॉर्डर पे जो
क्लैश से पहले प्री कंडीशन थी, उसमें अगर स्टेटस को रिस्टोर नहीं होता है तो इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप में बिल्कुल एंगेज नहीं करेगा। ठीक है, धीरे धीरे इंडिया ने अपने आप को दूर भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉर्डर और स्टेट ऑफ रिलेशनशिप दोनों चीज़ें मोर और लेस सिंक्रोनाइजेशन में चलेगी। ठीक है, अब आप देखो 16वें राउंड की मिलिट्री की जो बातचीत हुई थी उसके बाद में ये आउटकम निकला है। मतलब लगातार मिलिट्री हमारी तरफ से एंगेज कर रही थी, चाइना की तरफ से भी एंगेजमेंट कर रही थी, और साइड बाय साइड इंडिया ने अपनी जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसको भी स्ट्रेंथन किया। जैसे कि हमने यूएसए के साथ रिलेशनशिप और क्वाड की जो मेंबर्स हैं, जिनमें यूएसए तो है ही, बाकी ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में हमारी एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चीज़ें जो थी वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी। अब बात ये आ जाती है कि डिसएंगेजमेंट तो हो गई बॉर्डर से, तो बैक बॉर्डर मतलब एलएसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 वॉर के बाद में फाइनलाइज हुई थी, राइट। पॉइंट यहाँ पर ये है कि डिसएंगेजमेंट तो हो गई, पर सवाल ये है एक तो ये कि अब देखो एक कहते हैं ना कि एक रीस्टार्ट मिलेगा पॉलिटिकल एंगेजमेंट एट हायर लेवल, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग प्रेसिडेंट, राइट, उनके बीच में अभी उज्बेकिस्तान में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस में हो सकता है बातचीत हो अब। ठीक है, नहीं वैसे देखा जाए ना, वुहान समिट हुई थी तो 2017 में हुई थी प्रॉबेबली। फिर उसके बाद में आप देखो ममल्ला में भी मीटिंग, ममल्लापुरम में भी मीटिंग हुई थी। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एकदम से झटके से ख़त्म हो गई थी जब चाइना ने ये कोविड आउटब्रेक के बाद में एग्रेशन दिखाया। अब देखो डिसएंगेजमेंट का मतलब तो हो गया कि बॉर्डर से एक दूर हटना, पर डीएस्केलेशन जो है वो अभी बाकी है। अब एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हाईली टेंस्ड सिचुएशन बनना। वो टेंस्ड सिचुएशन जो है वो अभी कम और होनी बाकी है। जैसे इसका छोटा सा पॉइंट क्या है कि अभी भी दिप्सांग प्लेन और देमचोक वैली का सदर्न पोर्शन, ठीक है, दिप्सांग प्लेन तो नॉर्थ में हो गया और देमचोक वैली साउथ, जहां पर 2020 का ये जो गलवान वैली क्राइसिस था, इससे पहले से ही इंडियन ट्रूप्स को वहां पर पेट्रोलिंग नहीं की दी जा रही थी, वो अभी भी बाकी है। तो कुल मिलाकर के देखो बात ऐसी है कि पीस वाली पोजीशन में हम पहुंचना चाहें या पीस टाइम पे जहां जहां पर भी डिप्लॉयमेंट रहता है आर्मी का, इंडियन आर्मी का और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का चाइना की तरफ से, वो उसी जगह पे पहुंच जाना चाहिए जिसको बोलते हैं स्टेटस को एंते। दैट मीन्स अभी से पहले जो स्टेटस को था वो मेंटेन कर लो, राइट। अब वो देखने वाली बात है वो कितने दिनों में आता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तिब्बत वाले एरिया में चाइना लगातार अपने सेटलमेंट्स इंक्रीज कर रहा है और लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इनको लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। नो डाउट इंडिया भी अपनी तरफ से अब तो बहुत अच्छी पेस पे काम कर रहा है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से तिब्बत पर अपनी क्लेम बना रहा है और अपनी पकड़ बनाए जा रहा है, तो उससे हम बिल्कुल भी कह सकते हैं ना कि बिल्ली को देख करके कबूतर आंख मूंदे, वैसे हम नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ है। अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारा मेन मुद्दा था कि भाई ये जो एस्केलेशन आपने दिखाया यहाँ पर एलएसी पे 2020 से लेकर अभी तक, वो तो देखो हमने बहुत हद तक ख़त्म करवा दिया। जो एक्चुअल में फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वो तो हमने ख़त्म करवा दिए। अब एडिटर ये बोल रहे हैं कि समरकंड में जो बातचीत होने वाली है उज्बेकिस्तान में, तो बायलैटरल रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉलिटिकली नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, एंगेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है तो उसका बेनिफिट फिर चाहे एनिमीज हो चाहे पार्टनर्स हो, बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट में बता रहे हैं। नेक्स्ट है फूड इनसिक्योरिटी। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मई के बीच में भी एकदम से वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था। दूसरा, राइस की बात करें तो अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई है, पर फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं वो समझते हैं। देखो वीट एक्सपोर्ट में तो एक्स पोस्ट एक्शन लिया गया था। दैट मीन्स जब आप डैमेज झेल चुके थे और डैमेज झेलने के बाद में आपने एक्शन लिया था। जबकि चावल का जो अभी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया एक्सपोर्ट पे, वो लगाया गया है कि आपने पहले से एक्स एंते, दैट मीन्स आपने होने से पहले ये एक्शन ले लिया। अब इसमें पॉइंट क्या है वो देखो वीट जो है वो आपको पता है रबी सीजन में होता है, ठीक है, और स्प्रिंग जब टाइम पीरियड आता है, जब सर्दियां धीरे धीरे जाती हैं और गर्मियां हल्की हल्की बढ़ने लग जाती हैं। अब की बार आपको पता है कि अचानक से गर्मियां बढ़ी हैं, तो इस वजह से वीट तो अच्छे से
बन ही नहीं पाया, इसलिए प्रोडक्शन में आ गई कमी। तो इंडिया ने एक तो पहले ये कहा कि हम पूरे वर्ल्ड को फीड कर सकते हैं और एकदम से फिर बैन कर दिया, क्योंकि मार्च में टेम्परेचर राइज हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनमें जो ग्रेन का डेवलपमेंट होना था वो हो नहीं पाया। तो एक तो ये ऑल ऑफ सडन एक्शन लेना। दूसरा, राइस एक्सपोर्ट पे जो अभी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है वो एक एंटीसिपेशन है। एंटीसिपेशन का मतलब फ्यूचर में होने वाली जो भी इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में आज ही आपने कैलकुलेशन लगा दी, फिर उसके हिसाब से एक्शन लेना, दैट इज नॉन एज एंटीसिपेशन, राइट। आप देखो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल अब की बार उतना नहीं हुआ जितना कि हर साल होता है। तो मॉनसून डेफिसिट की वजह से यहाँ पर जो चावल की पैदावार होती है उसमें आएगी कमी, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा में हमें पता है ड्वार्फिंग वायरस करके, वो एक आपको पता है, हमने एक्सप्लेन पेज पर वो बहुत डिटेल में देखा था, एक ड्वार्फिंग वायरस लग गया जिसकी वजह से प्लांट पूरा ग्रो नहीं कर रहा है। तो इस वजह से पंजाब हरियाणा में भी प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अब की बार खरीफ सीजन में चावल की पैदावार कम होगी। तो इस वजह से आपने क्या कर लिया, एक तो एंटिसिपेशन वाला जो सिनेरियो है वो देखने को मिला कि आप पहले से तैयार हो इस चीज़ के लिए। तो ऐसे में आपने क्या किया कि गेहूं में तो पहले प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद में आपने बैन किया, राइट। और अब की बार चावल में क्या किया कि अब की बार शॉर्टेज हो सकती है उसके पहले कर दिया। सॉरी, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, गेहूं में आपने क्या किया, ब्लैंकेट बैन कर दिया कि हम बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि चावल में क्या किया कि बासमती और पर बॉइल्ड राइस है वो तो एक्सपोर्ट होगा, बट नॉन बासमती और नॉन पर बॉइल्ड राइस है उस पे 20% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इसका मतलब ब्लैंकेट बैन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ये चीज शो करता है कि कैसे एक प्रूडेंट पॉलिसी को काम करना चाहिए अगर हम एग्री एक्सपोर्ट की बात करें। दूसरी चीज अगर देखें तो बासमती और पर बॉइल्ड राइस को क्यों फ्रीली अलाउ किया जा रहा है, उसके पीछे एक थोड़ा सा जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मेजरली हम एक्सपोर्ट करते हैं वेस्ट बंगाल, अफ्रीका और बांग्लादेश को, और ये कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पर चाइना अपनी डोमिनेंस लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें थोड़ा वो भी सोचना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो एक्सपोर्ट रोका गया है चावल का वो बैन नहीं है, उस पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा इम्पोज कर दी गई है। तो वो कोई इशू नहीं है। इसमें तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन कम है तो गवर्नमेंट के पास में स्टॉक कम होगा, स्टॉक कम होगा तो पब्लिक स्टॉक पे प्रेशर है, हमें पीडीएस सिस्टम खुद को इंप्लीमेंट करना होता है, राइट। तो उस केस में हमने टैरिफ राइज किया है, ना कि ब्लैंकेट बैन, और यही एक अच्छी पॉलिसी का एक पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है और सबसे सस्ता भी यही बेचता है। हम ही सबसे सस्ता चावल बेचते हैं दुनिया में, ठीक है। और उसमें देखा जाए तो ये जो नॉन बासमती चावल है, जो ब्रोकन राइस है या फिर कहते हैं जिसको किनक जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादातर चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और वो भी बहुत सस्ती रेट पे। और वहाँ पर ये काम किसके आता है, एनिमल फीड के लिए। और हमें भी तो एनिमल फीड की ज़रूरत होती है ना, पोल्ट्री फार्म के लिए, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है भाई हमें भी। तो इसलिए ये क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी जो है वो राइज कर दी ब्रोकन राइस की पे। ओके, तो कुल मिलाकर के बात ये आ रही है कि एक तो क्या है कि एकदम से बैन ना करना, हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पे आपने लगाम एकदम से नहीं लगाई। अब एक्सपोर्टर अपने हिसाब से रेगुलेटेड मैनर में अपना जो भी चावल है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर पॉलिसी है ना, उसमें दो डेफिशिएंसीज हैं, दो कमियां हैं। एक तो शॉर्ट टर्मिज्म, इसका मतलब क्या हो गया कि एकदम क्विकली हम एक्शन लेते हैं। दूसरी चीज क्या निकल के आती है शॉर्ट टर्मिज्म में, कि शॉर्टेज हमारे पास में आती है और शॉर्टेज को देखते ही एक्शन ले लेते हैं। एक स्लाइड ट्रांजिशन पीरियड का हमारे पास में प्रोविजन बहुत कम मिलता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पुअर मार्केट इंटेलिजेंस। भाई आपके पास में इतना आइडिया होना चाहिए कि अब की बार कितना मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, किस हिसाब से प्राइस जा सकती है। वो जो कैलकुलेशन है जो पहले होनी चाहिए, जिसको हम अगेन बोलेंगे एंटिसिपेशन, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट टर्मिज्म और एंटिसिपेशन, इन दो चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। फिर आ जाओ वीट की बात करें तो ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं।
कि वीट का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एकदम से अब की बार टेम्परेचर इतना राइज हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो रिजल्ट ये रहा कि वीट का प्रोडक्शन शॉर्टेज में आ गया। एक्सपेक्ट तो किया गया था कि 2021-22 में टोटल जो कह सकते हैं ना कि गेहूं की जो पैदावार है वो लगभग 2.5% के लगभग कम रहेगी, ये कैलकुलेशन थी। पर सच बात यह है कि आज गवर्नमेंट जो खुद प्रोक्योर करती है ना गेहूं का, उसमें लेवल देखोगे ना तो पिछले 15 सालों का मिनिमम लेवल चल रहा है। 2008 के बाद में सबसे कम गेहूं का स्टॉक अगर गवर्नमेंट के पास में है तो आज के टाइम पर है। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हुई कि नहीं? तो ऐसे में एक प्रॉपर क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए, तब जाकर के एक मार्केट इकोनॉमी जिसमें डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है वो काम कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एक्सपोर्ट को लेकर के बात आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि ब्लैंकेट बैन के कंपैरिजन में ये जो आप एक्स्ट्रा ड्यूटी इम्पोज करते हो ये ज़्यादा ठीक है। ब्लैंकेट बैन ठीक बात नहीं होती है, नहीं तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए बिल्कुल मार्केट ख़त्म कर देते हो आप, राइट? तो आप ड्यूटी राइज कर दो और सिचुएशन पे एकदम क्लियर करो कि ये परिस्थिति है, इस वजह से हमें ड्यूटी राइज करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ फिर एक्सेप्टेबल भी होती है। ये चीज़ और बताइए इसमें। नेक्स्ट है टोक्यो दिल्ली कॉम्पैक्ट। वैसे तो इंडिया जापान रिलेशंस को हम ऑलरेडी एक आर्टिकल के अंडर में डिस्कस कर चुके हैं, उसी में हमें ऐड करने हैं कुछ। ठीक है, सुजन चिनॉय जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। सेकेंड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ जिसमें हमारी तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और जापान की तरफ से उनके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर गए, और वो भी तब जब ताइवान स्ट्रेट में चाइना अपनी एग्रेशन लगातार दिखा रहा है। इवन चाइना के एक्सक्लूसिव, जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जो बेस लाइन होती है कोस्टल लाइन में, उससे लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक की जो डिस्टेंस में जितना पानी होगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और वहां पर आप देखो कि चाइना की मिसाइल्स जाके गिरती हैं। तो इस तरीके से जापान बिल्कुल रेडी है कि जी हमें हमारा डिफेंस सेक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ तो 2+2 डायलॉग चल रहा था इंडिया जापान के बीच में, उसी टाइम पर नॉर्थ कोरिया में एक कानून आता है कि नॉर्थ कोरिया खुद को कभी भी एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर डिक्लेयर नहीं करेगा। मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है नॉर्थ कोरिया ने, बोला हम इसको रिवर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में चाइना और नॉर्थ कोरिया ना बड़ी सरदर्दी है जापान के लिए, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जापान जो है वो लगातार इंडिया जैसे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे कि क्वाड। ठीक है, तो जापानीज ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर ली है कि हमें डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करने के भी दो तरीके, एक तो काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एक डिफेंस बजट को राइज करना। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि कल को ना कोई देश अटैक करे, फॉर एग्जांपल चाइना अटैक करे या फिर जापान ये नॉर्थ कोरिया अटैक करे, तो उनको हैंडल किया जा सके। दूसरा, जापान में अभी डिफेंस बजट देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर कोशिश ये है कि अब जीडीपी का 2% वो अपना डिफेंस बजट ले जाना चाहते हैं। और जापान की जीडीपी बहुत ज़्यादा है एब्सोल्यूट टर्म्स में, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी को अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान। इंडिया 5वीं तो हो ही गई है, बीच में जर्मनी आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ही आती है कि जापान अपनी तरफ से खुद पर लगाई हुई जो रेस्ट्रिक्शंस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उनको तोड़ करके चाइना और नॉर्थ कोरिया के थ्रेट को टैकल करने के लिए खुद से स्ट्रॉन्गर एनफ होना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2+2 डायलॉग में जो जॉइंट स्टेटमेंट आए हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से, हमारी तरफ से भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, और उनकी तरफ से भी दोनों काउंटर पार्ट जो आ गए, इसमें इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन बनाना, एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाना, एक सोवरेन एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। क्योंकि सीधी सी बात है, चाइना जिस तरीके से एग्रेशन हमें हिमालयाज में दिखा रहा था, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना की 5 मिसाइल्स जाके गिरती हैं, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। और चाइना अपना डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है उधर। तो कुल मिलाकर के इनके बीच में 2+2 में जो फ्रैंक एंड फ्रूटफुल बातचीत हुई है ना, उसमें इंडो पैसिफिक और यूक्रेन पर बड़ा बातचीत की गई। और जापान जो है वो इस चीज़ पर बिल्कुल क्लियर है कि यूरोप की कोई टेंशन है ना, वो टेंशन एशिया की टेंशन नहीं हो सकती। मतलब ये कि देखो, इंडिया ने तो देखो न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है, और जापान ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में यूक्रेन को लेकर के रशिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रखा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर
दोनों कंट्रीज के बीच में जो एंगेजमेंट आ रही है उसमें यूक्रेन वाला मुद्दा बिल्कुल भी रोड़ा नहीं बन रहा है कि हाँ भाई जापान है वो तो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडिया पे दबाव बनाए कि आप भी रशिया को क्रिटिसाइज करोगे तभी हम आपके साथ एंगेज करेंगे। ऐसा नहीं है, यूक्रेन का मुद्दा सेपरेट है और ताइवान के आसपास में जो चाइना और ये नॉर्थ कोरिया जिस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है इनको देखते हुए इंडिया के साथ में जापान एंगेज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत हद तक 2017 से लेकर अभी तक जापान इंडिया रिलेशनशिप अलग ही लेवल तक पहुंच गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्रीमेंट्स की। देखो एक जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक शुरू हुई है जिसमें जापान के जॉइंट स्टाफ और हमारी तरफ से इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इनके बीच में बातचीत चल रही है। ओके, अब आप देखो कि एक एग्रीमेंट निकलना डिफेंस एस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखा जाए दोनों कंट्रीज के तरफ से तो जापान की तरफ से भी आ रहा है और हमारी तरफ से जो कोस्टल गार्ड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग मैनर में, इंटीग्रेटेड मैनर में, अलग अलग एस्पेक्ट्स में। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइजेस के नेम, जैसे धर्मा गार्जियन, इसमें ग्राउंड फोर्सेस पार्टिसिपेट करती है, आर्मी का एंगेजमेंट है। जिमेक्स की बात करें या मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, यहाँ पर नेवीज का पार्टिसिपेशन होता है। और अभी रिसेंटली मिलन करके एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाई और उसमें आप देखो कि 5 कंट्रीज की नेवी ने पार्टिसिपेट किया। वो 5 कंट्रीज कौन कौन है? एक तो इंडिया तो खुद है ही, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन 3 वो हो गए, एक फ्रांस और एक साउथ कोरिया। टोटल यूं 6 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिला मिलन 2022 एक्सरसाइज में। और ये नेवल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज कहां पर की गई है? ईस्टर्न नेवल कमांड में। इसका मतलब और ज्यादा ईस्टर्न रीजन, पैसिफिक रीजन की तरफ स्विच कर गया। नहीं तो नॉर्मली ये कहां पर होती है? अंडमान निकोबार वाले एरिया में। उससे भी ईस्टर्न रीजन मतलब साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे एक्सरसाइज के अंडर में कवर हुए। तो पॉइंट क्या है कि इंडो पैसिफिक थिएटर में जो भी चीजें देखने को मिल रही है उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए इंडिया बिल्कुल रेडी है और जापान इसमें कोलैबोरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाइना ने ऐसे ही घुटने नहीं टेके हैं भैया, बहुत कुछ है इसके पीछे और जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। इसके आगे देखो कि 2+2 डायलॉग में दोनों नेशंस के आज तक देखिए 2+2 डायलॉग 2 बार ही हुए हैं अभी तक, ठीक है, पर दोनों बार में जिस लेवल तक बातें पहुंची हैं वो एक तक अनप्रेसिडेंटेड लेवल कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया जापान के रिलेशनशिप पिछले 70 सालों से चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें ये बताया जा रहा है कि तो पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक तरफ और जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी है भी नहीं इस दुनिया में, शिंजो अबे, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था अभी रिसेंटली, आपको पता है। तो शिंजो अबे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग थी ना, उसने एक बहुत ही जबरदस्त पुश दिया। और उसी के अंडर में आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जो उस टाइम पे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका भी बहुत गजब का रोल रहा था उस टाइम पे इंडिया के साथ में अपने एंगेजमेंट्स को राइज करने में। और जो बेस मोदी अबे बॉन्ड ने लगाया था ना, उसी के बेस पे आज के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर किशिदा ने भी कंटिन्यू काम किया। आप देखो शिंजो अबे के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और उसी पर काम किया जा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। बायलैटरल प्रायोरिटीज में देखें, इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, क्लीन एनर्जी में कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। और अब तो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे ये सारे कोलैबोरेशन के काम, कारण कि G7 की प्रेसिडेंसी तो किसके हाथ लग रही है? जापान के। और G20 के किसकी लग रही है? इंडिया के। और ये दोनों ग्रुप्स हैं, ये वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमीज के ग्रुप्स हैं। तो वो पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे डिफेंस अफेयर मिनिस्टर जो वहां पर गए हैं 2+2 डायलॉग में, तो इन्होंने डिफेंस एस्पेक्ट में और ज्यादा एंगेजमेंट को बढ़ाया है। चाहे फिर वो इक्विपमेंट्स की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, जैसे कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, इनको प्रमोट करने की बात की, क्योंकि देखो रोबोटिक्स में जापान बहुत आगे है, तो जापान की तरफ से इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स में। इसके अलावा जापान जो है, जापान की कंपनी है ACSL, ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में जापान की सबसे बड़ी है, सॉरी वर्ल्ड की नहीं, जापान की। अब ये दोनों में जापान की तरफ तो ACSL और इंडिया की तरफ से आर्क वेंचर, ये दोनों कंपनियां मिलकर के और इंडिया में जॉइंट वेंचर ओपन कर रही हैं। फिर आ जाओ थोड़ा सा और कहते ना कि एक
और ज़्यादा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेजमेंट मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, और जापान की तरफ से न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेडो, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, किसमें, डिफेंस में। इसके अलावा स्पेस और साइबर डायलॉग में भी दोनों कंट्रीज एक ही प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट कंसर्निंग रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई सर्विसेज, ये एग्रीमेंट देखो 2020 में साइन हुआ था, अब ये भी इंप्लीमेंटेशन में आ चुका है। इस एग्रीमेंट का नाम जरूर याद रख लेना भाई, ठीक है ना, इंडिया जापान का एग्रीमेंट है। तो कुल मिलाकर के इंडिया 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमी बन चुकी है, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज की परिस्थितियों में। जहां पूरी दुनिया रिसेशन का सामना कर रही है, वहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ की बातचीत हो रही है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है, और यही परफेक्ट टाइम होने के चलते दोनों कंट्रीज के बीच की रिलेशनशिप और गहरी हो रही है। ये पॉइंट्स थे यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड नेबर्स। इस आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर देखो अशीकुर रहमान, ये रिसर्चर है बेसिकली, बांग्लादेश बेस्ड ही है, ठीक है। तो इनका जो कहना है वो सीधा सीधा आपको पता ही है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का 4 दिन का विजिट इंडिया में, और एक अभी टाइम पे जो क्राइसिस चल रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, जो एनर्जी क्राइसिस आया, उसकी वजह से बांग्लादेश इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के साथ में एंगेज करना इनके लिए रिलैक्सेशन वाला पॉइंट है। अब हम कुछ टू द पॉइंट बातें कर लेते हैं। एक तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लिए गए अभी इस ट्रिप के टाइम पे। एक तो 1320 मेगावाट का जो रामपाल पावर प्लांट है उसको इनॉग्रेट करना, एक रुपसा रेलवे ब्रिज है उसको इनॉग्रेट करना, उस इनिशिएटिव पे काम करना, ये चीज़ें एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रही है, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने की बातचीत हुई है, जिसमें हमारी तरफ से तो CSIR है और बांग्लादेश की तरफ से BCSIR है, ठीक है। अब इनके बीच में टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी आएगा, जुडिशरी को लेकर के भी एंगेजमेंट करने की बातचीत की जा रही है। तो बोला इससे क्या होगा, बांग्लादेश के लोगों को इंडिया से सीखने को मिलेगा और इंडियन लोगों को बांग्लादेश से सीखने को मिलेगा, तो ह्यूमन कैपिटल। फिर थोड़ी सी पॉइंट यहाँ पर राइज कर रहे हैं कि इंडिया जो है उसने इंडिया की तरफ से कमिटमेंट देखो 2017 में भी हुए थे कि 7.8 बिलियन डॉलर के लगभग हम क्रेडिट लाइन हम तैयार रखेंगे। क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट आपने फिक्स कर दिया, अब इस अमाउंट में से जितना पैसा बांग्लादेश यूज़ करेगा उतने का ही उसको ब्याज देना है, ठीक है ना, और उतना ही पैसा रिटर्न करना है। ऐसा नहीं कि लोन में चाहे आप 5 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो गया, 5 के 5 लाख आप उठा लिया आपने, तो 5 लाख रुपए ही रिटर्न करने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए का ही ब्याज देना पड़ेगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या, लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जितनी ज़रूरत है उतना पैसा निकाल लो, उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 7.86 बिलियन डॉलर्स की, तो इतना निकाल सकते थे। पर सर यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि 30 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने की बात की गई थी 2017 में केवल, पर फिर भी 1.5 बिलियन डॉलर्स तक की पैसा यहाँ पर कमिटमेंट के बेसिस पे निकल पाया। तो कुल मिलाकर के एक रिव्यू की जरूरत थी और उसको रिव्यू भी किया गया। अब लाइन ऑफ क्रेडिट इतनी लगभग 9.5 बिलियन डॉलर की कर दी गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कमिटमेंट्स हों वो प्रॉपर होने चाहिए, एक तो ये बता रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश देखो, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, 2026 में बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी की कंट्रीज की कैटेगरी से बाहर निकल करके डेवलपिंग में आ जाएगा। तो उस केस में बांग्लादेश अपनी ट्रेड रिलेशनशिप एक्सपेंड करना चाहता है कि अभी तो क्या है, ट्रेड में फेवर मिलता है बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने के चक्कर में। अब इसलिए ही बांग्लादेश इंडिया के साथ में जल्दी से जल्दी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना चाहता है। फिर वाटर शेयरिंग को लेकर के देखें तो कुशियारा रिवर जो कि नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होकर के फिर एंटर होती है बांग्लादेश में, उसके पानी को लेकर के शेयरिंग को फाइनलाइज कर दिया गया है। तीस्ता वाटर शेयरिंग अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, पर 1996 में जब गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी ना, उसके बाद में आज देखें तो 25 साल बाद में अभी ये फर्स्ट एग्रीमेंट है जहां पर रिवर वाटर शेयरिंग फाइनलाइज हुआ है। एक तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो ओपन माइंडेडली एंगेज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दूसरा पॉइंट इंडिया की तरफ से ये जो और क्रेडिट फैसिलिटी है ये भी दी जा रही है। दूसरा पॉइंट राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से जिस तरीके से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, उस क्रूड ऑयल का एक हिस्सा बांग्लादेश को भी सप्लाई करेगा। इससे क्या होगा, बांग्लादेश को रिलैक्स मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम तो देखो कंसेशन पे खरीद रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहे हैं रशिया से,
ओके, तो उस केस में थोड़ी बहुत बांग्लादेश को सपोर्ट करने की भी बातचीत इंडिया ने कही है कि चलो ठीक है, आपकी इकोनॉमी अगर क्राइसिस में जाएगी तो हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश के ऊपर ये ब्लेम हम लगाते रहते हैं, यहाँ पर राइटर थोड़ा बांग्लादेश को डिफेंड कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ में इतना ज़्यादा वो कोलैबोरेशन में आ गया है कि चाइना की पॉकेट में ही जाके बैठ गया है, या फिर चाइना की पॉकेट बेस्ड ही डिपेंडेंट है। इस तरीके के कयास लगाए हुए हैं, बहुत सारी बातें। बोले ऐसा कुछ नहीं है। शेख हसीना जी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली बोला है कि इंडिया और बांग्लादेश रिलेशनशिप है वो रोल मॉडल के तौर पे आप देख सकते हो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, ठीक है। और इंडिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और क्लोजेस्ट नेबर है जिसके साथ हम हमारा जो एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखा जाए सेक्युलर और लिबरल पॉलिटिकल फैब्रिक कब से शुरू होता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। जब 2008 में शेख हसीना की सरकार आती है और फिर इनके बाद में हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आती है, तब से रिलेशनशिप और ज़्यादा पीक पे पहुंची है। ये तो हम बार बार देख ही चुके हैं कि पिछले 9-10 सालों में जितनी रिलेशनशिप हाईएस्ट लेवल पे पहुंची, उतना हाईएस्ट लेवल पे आज तक बांग्लादेश इंडिया की रिलेशनशिप नहीं पहुंची है। रोहिंग्या क्राइसिस को लेकर के बांग्लादेश जो है वो सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखता है और इंडिया ने कमिट भी किया है कि भाई सहायता हम दे देंगे, पर आप ये कहो कि रोहिंग्यास को हम हमारे यहाँ पे सेटल करें, वो हमारे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर देखा जाए जब बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, है कि नहीं। अब उस टाइम पर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। उनको असैसिनेट कर दिया जाता है 15 अगस्त 1975 को ही। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप बहुत बिगड़ जाती है बांग्लादेश इंडिया की, क्योंकि इस्लामिक मिलिट्री रिजीम आ जाता है और वहाँ पर एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बहुत हद तक बढ़ गया। और वो भी 2001 से 2006 के बीच में तो इतना बुरा हाल हो गया था इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का कि आप देखो कि वहाँ पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और इसके अलावा जमात इस्लामी, इनकी कोalition की गवर्नमेंट बनती है और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी थी कि इंडिया को कैसे भी करके हमें अटैक करवाने। और इसका रिजल्ट ये रहता था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स है ना, वहाँ पर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ करवाते थे। ये बांग्लादेश की जो सरकार थी 2001 से 2006 के बीच में, खालिदा जिया की सरकार थी ये। फिर उसके बाद में 2008 में जब आवामी लीग जीतती है, शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर बनती है, तब से लेकर अभी तक रिलेशनशिप जो है वो जीरो टॉलरेंस के लेवल पे जिस तरीके से ट्रीटमेंट दे रही है शेख हसीना जी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को या जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे थे बांग्लादेश से, उसका रिजल्ट ये है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन और भी हाई लेवल तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट्स नए थे, वो हमें देखना था, देख लिया, ठीक है। एक तो यहाँ पर राइटर जो बोल रहे थे वो आपने देख लिया ना, हमने क्या बोला इन्होंने कि चाइना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिया है। ये चीज़ इनकी एकदम क्लियर निकल के आ रही है, राइट। तो इस डिस्कशन में देखो यहीं पे है ख़त्म, ये इतना ही था। थैंक यू।